वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 16, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ से संबंधित है। और यह आपके उस पुस्तक के पाठ 4 यानी जलवायु पाठ से संबंधित मैप वर्क पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ से संबंधित वर्कशीट पे हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि भारत की जलवायु कैसी है और मानसून के बारे में स्पेशली जाना था कि मानसून की स्थिति भारत में कैसी है, मानसून क्या है, मानसून कैसे भारत में आता है और किन किन क्षेत्रों में कितने दिनों तक सक्रिय रहता है और किस तरह से मानसून की वापसी होती है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वर्कशीटों में जानी थी। अगर आपको वो चीजें जाननी है तो आप फिर से वो पुराने वीडियो हमारे देख सकते हैं, पुराने वर्कशीट को देख सकते हैं या अपने किए हुए काम को कॉपी से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए आप अपने पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये वर्कशीट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या पूछा गया है। आप देखेंगे इस वर्कशीट में एक मैप दिया हुआ है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें कुछ स्थानों को दिया हुआ है और इन स्थानों को हमें पहचानना है और उसे मैप पर प्रदर्शित करना है। तो बच्चों, जैसे देखिए दिया हुआ है, दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये 5 चीजें हैं जिनको हमें दर्शानी है। तो आइए सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि ये आखिर है कहाँ। जैसे वह राज्य जहाँ सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर व नवंबर माह में होती है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि अक्टूबर और नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो वहीं दूसरा है, 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ वार्षिक वर्षण 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो आइए हम स्लाइड के माध्यम से इन सभी स्थानों को, पहले राज्यों को पहचानते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हम उसे मानचित्र पर किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। उसमें ये जो 5 तथ्य दिए हुए थे, उसमें एक था वह राज्य जहां सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर व नवंबर माह में होती है। तो हम आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर माह में जनरली लौटता हुआ मानसून होता है। ठीक है, तो ये अधिकतर तटीय भागों पर सक्रिय होता है। तो इसीलिए ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और या इधर देखेंगे कोलकाता की तरफ के तटीय क्षेत्रों में अधिकतर बारिश होती है। तो इसे आप केरल और तमिलनाडु को लिख सकते हैं और इसे मैप पर प्रदर्शित करेंगे हम लोग। दूसरा है, वह 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 10 सेंटीमीटर से काफ़ी कम वर्षा माना जाता है। ये एक तरह से नगण्य वर्षा है। तो उन स्थानों में हम लेंगे राजस्थान, जहाँ जानते हैं आप थार मरुस्थल है। तो जो मरुस्थलीय इलाका है वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी काफ़ी कम वर्षा होती है। वहीं गुजरात के भी कुछ भाग हैं जो वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं और वहाँ भी काफ़ी कम मात्रा में बारिश होती है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि लेह का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर का लेह का जो इलाका है, वहाँ भी काफ़ी ठंड पड़ती है और बारिश काफ़ी कम होती है। तो आप इन 2 स्थानों को हम लोग मानचित्र पर दिखाएंगे, राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग। वहीं तीसरा प्रश्न है, वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां मानसूनी वर्षा सबसे पहले प्रारंभ होती है और अंत तक सक्रिय रहती है। तो ये भी तटीय इलाके ही होंगे और खास तौर से पूर्वी और पश्चिमी इलाकों पर, यानी केरल और तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है, यानी दक्षिण भारत का इलाका, वहां पर ही शुरुआत जून में 6 जून के आसपास मानसून का आगमन होता है और यह अक्टूबर नवंबर तक भी यहाँ तक बारिश होती है। तो यही वो इलाका है जहाँ पर मानसून की वर्षा सबसे पहले शुरू होती है और लास्ट तक होती रहती है। अब चौथा प्रश्न है, वह राज्य जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यानी ये काफ़ी वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये बहुत सारा इलाका हो सकता है, खास तौर से पश्चिम और पूर्वी तटीय इलाके और पूर्वोत्तर के राज्य, जो खास तौर से मेघालय में आप जानते हैं चेरापूंजी और मासिनराम नामक एक स्थान है जहाँ पर संसार का सबसे अधिक बारिश होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मेघालय, जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। पांचवा है, धरातल पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो अभी हमने चर्चा की कि धरातल पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, जो चेरापूंजी क्षेत्र में स्थित है। तो ये चेरापूंजी पूरे रीजन का नाम है, मासिनराम एक स्पॉट का नाम है जहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि मैप पर हम इसे किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला था
वह राज्य जहां सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर व नवंबर माह में होती है। तो इसके लिए हमने केरल और तमिलनाडु राज्य को दर्शाया था, तो इसे हम यहाँ पर दर्शाएंगे। केरल का ये तटीय राज्य है और ये तमिलनाडु का राज्य हुआ, तो इसको हम मान लीजिए इसे इस कलर से दर्शाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यानी पहले का उत्तर, पहले का स्थान है ये 1, ये जहाँ पर सर्वाधिक, इसको वैसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1, कुछ ऐसे 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये रीजन है जहाँ पर केरल और तमिलनाडु में भी वर्षा होती है, अक्टूबर और नवंबर माह में बारिश होती है। वही दूसरा कर है वह 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो निकला हुआ भाग है यही थार मरुस्थल है, तो ये जो इलाका है यहाँ पर काफी कम वर्षा होती है। साथ ही साथ गुजरात का ये जो इलाका है यहाँ भी काफी कम वर्षा होती है। तो अगर ये राज्य पूछ रहा है तो हम यही गुजरात और राजस्थान का जो ये इलाका है ये प्रदर्शित करेंगे और इसको हम ऐसे डिनोट लाइन खींच करके यहाँ पर लिख देंगे 2, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है उसका यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। तीसरा कर है वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां मानसूनी वर्षा सबसे पहले आरंभ होती है और अंत तक होती रहती है। तो इसके लिए भी हमने बताया था केरल और तमिलनाडु का यही तटवर्ती इलाका, क्योंकि यहाँ पर लौटता हुआ मानसून से इधर बारिश होती है, इधर भी बारिश होती है अक्टूबर नवंबर तक। तो ये भी यहीं पर यही इलाका जो है, ये जो तटवर्ती इलाके हैं दोनों तटवर्ती इलाके हैं, ये हो जाएंगे इसका तीसरा का आंसर, ठीक है। चौथा करें वह राज्य जहां औसत वार्षिक वर्षा 4 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। तो वो हमने मेघालय डिनोट किया था, तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये मेघालय है, तो ये हो गया चौथा, यहाँ 4 लिख देंगे और इसको ये है मेघालय। तो और इसमें कह रहा है 5वां जो प्रश्न है वो धरातल पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो वो भी चूंकि मासिनराम ही है तो इसी में यहीं पर ही है, मेघालय में ये स्थान है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख करके अगर हम इसे दर्शाना होता है तो पॉइंट लिख कर यहाँ लिखेंगे और ये 5, यानी यहाँ हम लिख देंगे मासिनराम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मासिनराम। इसके साथ साथ आप यहाँ सब भी इन पॉइंटों के साथ इन स्थानों का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप मानचित्र पर इन 5 स्थानों को दर्शाएंगे। इसके साथ मैंने बताया था कि सर्वाधिक कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है ये लेह का जो इलाका है कश्मीर का, यहाँ भी काफी कम वर्षा होती है, तो ये दूसरे वाले पॉइंट में ये भी आ सकता है, ठीक है। तो आप जो भी चाहें इसे दर्शा सकते हैं, यानी राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और इन्हें मानचित्र पर दिखा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को, इन पॉइंटों को याद करना होगा और फिर उसको ये प्रैक्टिस करनी होगी कि वो मानचित्र पर कहाँ स्थित है। तो उम्मीद है आप इसे इस वीडियो के माध्यम से और पुस्तक की मदद से भी लेकर के इसे आसानी से मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं कोविड के संदर्भ में आज के संदेश। तो बच्चों आज का संदेश है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन। बच्चों हम लोग सभी जानते हैं कोविड-19 का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें इससे संबंधित प्रिकॉशन को पूरी तरह से फॉलो करनी है। पूरी सरकार और समाज एकजुट होकर के इसके खिलाफ अभियान में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे वो कोरोना वॉरियर्स इस अभियान में लगे हुए हैं, तो वो सब हम सब की समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो हमें उनके प्रयास को निरर्थक नहीं होने देना है। हमें खुद का बचाव करनी है, अपने समाज का बचाव करनी है और अपने देश का बचाव करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके प्रिकॉशंस को फॉलो करें। तो 3 ही प्रिकॉशंस हैं मेनली। पहला है कि जब भी बाहर जाएं, इधर उधर की कुछ भी चीज़ें छुएं तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से 20 सेकंड तक जरूर धोएं। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों आपको पता होगा कि अब तो दिल्ली जैसे शहरों में 2000 के चालान भी लगे रहे हैं। ऐसा सरकारों को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो हमें इसे सीरियसली लेनी है क्योंकि ये हमारी डर की बात नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। एक देश का नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम देश के साथ खड़े हों और एक दूसरे की समस्याओं को दूर करने में मदद करें। तो ऐसा हम कर सकते हैं जब हम बाहर निकलते समय मास्क को प्रॉपर तरीके से नाक और मुंह को ढके हुए पहने। साथ ही साथ बाहर निकलने पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे के बीच की दूरी का पालन करें। ऐसा करके हम स्वयं का भी बचाव करेंगे और अपने समाज का भी बचाव करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। हम सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और कर रहे हैं। तो
उम्मीद है आपको ये वर्कशीट भी अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखते हैं, तो चलिए आप कॉपी कलम निकालिए, मैप निकालिए और इस वर्कशीट को मैप पर भर करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो भी देख सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।